हेलो दोस्तों और वेलकम आप सबको। जैसा कि आप जानते हैं आज हमारा लाइव 10 बजे इंडिया टाइम हमने स्केड्यूल किया हुआ था। हमारे साथ आज दो इंतहाई इम्पोर्टेंट मेहमान भी जुड़ेंगे, जिनमें एक तो हैं आपके जाने पहचाने सीनियर जर्नलिस्ट ओमकार चौधरी साहब, और दूसरे हैं हमारे साथ जो जुड़ेंगे वो हैं फॉर्मर टेरिटोरियल आर्मी के हेड मेजर जनरल AK सिवाज साहब। डिस्कशन इस बात पे होगी कि पाकिस्तान के ने जो ये इल्ज़ाम लगाया है इंडिया के ऊपर कि इंडिया ने का हाथ है उस घटना में जिसमें 13, कुछ कहते हैं, हमारी इतला तो 19 की है, पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए। उसके ऊपर बात होगी कि पाकिस्तान ने ये इल्ज़ाम कैसे लगाया। और ये भी देखें कि बैकड्रॉप इसका ये भी बनता है कि अभी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर भी इन्होंने जाफर एक्सप्रेस का जिक्र करके जो कम्युनिके था उसमें कोशिश की है एंटाइस करने की इंडिया को, और उसमें पहलगाम का कोई जिक्र नहीं किएगा। चलो जाफर का आपने जिक्र कर दिया, पहलगाम का जिक्र ना करके तो आपने बिल्कुल ही अपने आप को नंगा कर दिया, चाइना ने और पाकिस्तान ने भी। लिहाजा ये सारी चीज़ें जो है ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, इनके ऊपर बात करेंगे। तो आज के मेहमानों को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान इंतहाई महत्वपूर्ण हैं। आपका सबसे पहले तो स्वागत है जी जनरल साहब और चौधरी साहब, कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। तो गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले तो चूँकि फ़ौजी मसला है तो जनरल साहब से ही करते हैं कि जनरल साहब ये जो अ, हुआ है वाक़या, देखें ना, अभी वाक़या इस तरह से है कि आज भी बलूचिस्तान में 3 पाकिस्तानी फ़ौजी मारे गए हैं। क्या फिर उसके अंदर भारत का पाँव था? अगर एक टाइम पे तो 2 जगह पे हाथ नहीं दे सकते, तो कहीं हाथ है, कहीं पाँव है, कहीं नाक है, कहीं आँखें, कान, मुँह, ये क्या फ़ुज़ूलियात बक रहा है पाकिस्तान? जी। देखो, सच्चाई है पाकिस्तान की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस और आतंकवाद बढ़ रहा है। ये आतंकवाद कहीं आसमान से जो गिरा नहीं, ये पाकिस्तान ने खुद क्रिएट किया है। जब हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने पाकिस्तान को अगवा किया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे तो एक दिन बिल्कुल। आपको भी डसेंगे। तो आज वो जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रूप में जो सांप इनको काट रहा है, तो इन्होंने ही इसको पाला पोसा था। मगर दुख की बात है, पाकिस्तान जो है ये आतंकवादियों में फर्क करता है। वो आतंकवादी जो भारत की तरफ भेजते हैं, लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद, उसको ये गुड टेररिस्ट बोलता है। और जो आतंकवादी इनको मारते हैं, इनके पीछे इनको एक प्रकार से चोट मारते हैं, उनको ये बैड टेररिस्ट बोलता है। और ये बलूचिस्तान में जो एक फ्रीडम स्ट्रगल हो रही है, उसको भी ये टेररिस्ट बोलते हैं। तो सच्चाई है, पाकिस्तान जो बीज बोया था आज वही फल खा रहा है। अब ये सच्चाई है कि हर रोज यहाँ पर बहुत बड़े हमले हो रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो बलूचिस्तान को लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। जिस प्रकार से 8 में से 6 प्रोविंस में ना कोई फौज है, ना वहां पर पुलिस है, वहां पर BLA ही एक प्रकार से कंट्रोल कर रही है। और चीनी जो काम कर रहे थे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से, वो भाग गए वहां से। काम ठप पड़ा है। ग्वादार के अंदर एक भी शिप या एक भी एयरक्राफ्ट नहीं आया लास्ट 6 महीने से। तो ये हालात। अब जब आप बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, तो वाकई बहुत बुरी हालात है। वहां पर दो बातें हैं। एक तो तारीख तालिबान पाकिस्तान हर रोज हमले कर रहा है इनके ऊपर, हर रोज इनके जवानों को मारा जाता है। जिस ये कन्वॉय की बात कर रहे हैं, ये जो एक प्रकार से हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, जो कि तारीख तालिबान पाकिस्तान की एक ऑफशूट है, उसने इसको ओन अप भी किया है कि ये जो मिलिट्री कॉन्वॉय जा रहा था पाकिस्तान का, उस पर उन्होंने जो सुसाइड अटैक करके 19 से ज्यादा इनके जो पाकिस्तानी सोल्जर थे उनको मार गिराया। और यही नहीं, दूसरी क्या हो रहा है, उधर से जो तालिबान है अफगानिस्तान से, वो भी इनको मार मार रही है। इनके 8 पोस्टों पे हमला हुआ था, 4 पोस्टें अभी भी उनके काबू में, आज तक ये ले क्यों नहीं पाए। तो सच्चाई है, पाकिस्तान की हालात खराब है। पाकिस्तान में आतंकवाद बढ़ रहा है और पाकिस्तान उंगलियां उठाता भारत की तरफ, क्योंकि उसको लगता है कि ये डाइवर्ट कर दो अटेंशन। कि भारत बोलता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्योंकि पाकिस्तान भेजता है लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद, तो वो इसको एक प्रकार स्ट्रीमलाइन कर रहा है कि भाई हाँ, अगर आप हमारे पास भेज रहे तो हम आपके पास भेज रहे। जबकि बिल्कुल कुछ लेना देना नहीं है। भारत आतंकवादी हमलों में बिलीव नहीं करता है। भारत एक ऐसा देश है जो कि टेररिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट है। और मुझे लगता है ये पाकिस्तान को समझ आना चाहिए। और जो SCO मीटिंग की तरफ आपने ध्यान दिया, ये सच्चाई है। जीत और हार का सवाल अगर है, SCO मीटिंग जो थी इस बार चीन में थी,
तो यह चीन की जिम्मेवारी थी कि उनका जॉइंट स्टेटमेंट पास हो। अगर जॉइंट स्टेटमेंट पास नहीं हुआ तो ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है चीन के लिए। और वो पास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पाकिस्तान और चीन ने अपने पैरों पे कुहाड़ी मारी। वो जो है एक प्रकार जाफर एक्सप्रेस और बलूचिस्तान का तो नाम लिखते हैं, मगर वो पहलगांव जहां पर एक जेनोसाइड हुआ, जहां पर निहत्थे लोगों को धर्म पूछ के मारा गया, या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उसका नाम नहीं करते। तो ये हमको, भारत को क्या ये मूर्ख समझते हैं कि हम इसको जॉइंट स्टेटमेंट को साइन कर देंगे? तो वाकई जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब थे, उन्होंने मना कर दिया। तो जॉइंट स्टेटमेंट पास ना होना एससीओ की मीटिंग में, जो कि डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग थी चीन के अंदर, मुझे लगता है ये चीन की एक प्रकार बहुत बड़ी हार है। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपका एक दफा फिर स्वागत है। चौधरी साहब, पाकिस्तान में दूध में मक्खी भी गिर जाए तो वो कहते हैं कि ये इंडिया ने गिराई है, और अब ये इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं बगैर सबूत के। जैसे चौधरी साहब ने कहा भी है कि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी कबूल की है, तो फिर भी ये कहना कि ये जो है वो इंडिया का हाथ है इसमें, कैसे देख रहे हैं आप? मिर्जा साहब, आपका भी बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, और सिवाज साहब को भी मेरा नमस्कार। थैंक यू। आपके सभी दर्शकों को, व्यूवर्स को भी बहुत अभिनंदन। देखिए, बात ऐसी है कि लगातार पाकिस्तान जो है वो चपत खा रहा है, और आज तो मैं बल्कि एक आसिम मुनीर का कराची से स्टेटमेंट देख रहा था, जिसमें वो कह रहे थे जी हम तो शांति के पुजारी हैं, अच्छा। और हम तो पूरे खित्ते में, पूरे इलाके में शांति चाहते हैं। भारत ने ही 2 बार वायलेशन किया है। मतलब उनका इशारा या तो बालाकोट और जो अभी हाल में सबक सिखाया है पाकिस्तान को, उसकी तरफ होगा, या जो 6 और 7 मई की रात को, और फिर 9 और 10 मई की रात को हमने कार्रवाइयाँ की हैं, उसकी तरफ उनका इशारा होगा। ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर इन 2 तारीखों की तरफ ही उनका इशारा है तो आसिम मुनीर को ये पता होना चाहिए कि 6 और 7 तारीख की रात को हमने केवल और केवल जो टेरर बेस थे, जो आतंकी ठिकाने थे, उन पर अटैक किया था। और साथ में इस अटैक के तुरंत बाद पाकिस्तान को हॉटलाइन पर यह भी बता दिया गया था कि हमने केवल आतंकी ठिकानों को हिट किया है, हमारी तरफ से कार्रवाई खत्म है। अगर आपने इसमें कोई पलटवार किया तो फिर हम आपको जवाब देंगे। एक दिन हमने देखा, 7 तारीख की शाम को इनका तमाशा देखा। इन्होंने ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर के और नीचे भुज तक अटैक किए हमारे ऊपर। फिर भी हम लोगों ने संयम का परिचय दिया, उस रात कुछ नहीं किया। अगले दिन फिर इनका तमाशा जब देखा तो 9 और 10 तारीख की रात को जो कुछ किया गया है, वो तो इनका 7 और 8 तारीख को जब इनका तमाशा रुका नहीं और इन्होंने लगातार हमारे नागरिक ठिकानों को अटैक किया, जिनमें गुरुद्वारे भी थे, जिनमें मंदिर भी थे, जिनमें रिहायशी इलाके भी थे। पुंछ में 14 लोग मर गए। उसके बाद 9 और 10 तारीख की रात को इनके एयरबेस को और जो इनके पूरा सिस्टम था उसको हमने अटैक किया, नष्ट कर दिया। तो आसिम मुनीर काहे के शांति के पुजारी थे? अगर शांति के पुजारी होते तो 16 अप्रैल को वो मौलानाओं की तरह भाषण न देते, वहां के आतंकी संगठनों को, उनके सरगनाओं को अपनी गोद में ना बैठाते। और जब हमने 6 और 7 तारीख की रात को कार्रवाई की तो जो बहावलपुर में हुआ, मुरीदके में हुआ या सियालकोट में हुआ, उसके बाद आतंकियों के जनाजे में शामिल होने के लिए सेना के और प्रशासन के अधिकारी ना जाते। ये तो खुद इस बात को तस्दीक कर देते हैं, प्रमाणित कर देते हैं कि इनके आतंकवादियों से, संगठन से रिश्ते हैं। और अब जो ठिकाने हमने नष्ट किए थे, अब इन्होंने डेडलाइन क्यों रखी हुई है कि 30 जून तक उन सबको फिर से ठीक कर दिया जाए, ताकि 1 जुलाई से मदरसों को और बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए उनको खोला जा सके। तो ये सब क्या है? तो आसिम मुनीर या जो भी पाकिस्तान के लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं,
हालांकि जो हमारा विदेश मंत्रालय है, मैं उनका स्टेटमेंट साझा कर देता हूं आपके दर्शकों जी के जी, लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका स्टेटमेंट भी आ गया है और कैटेगोरली उन्होंने जो है स्टेटमेंट जारी करके ये स्पष्ट कर दिया है कि जो ये आरोप लगा रहे हैं कि 28 जून को वजीरिस्तान में जो सुसाइडल जो अटैक हुआ है उसमें भारत का हाथ है, तो इन्होंने कहा है कि वी रिजेक्ट दिस स्टेटमेंट विद द कॉन्टेम्प्ट इट डिजर्व्स। बहुत स्पष्ट शब्दों में विदेश मंत्रालय ने यह बात कह दी है। तो और भारत का इतिहास है क्या? भारत से कभी आतंकवादी भेजे गए हैं क्या? भारत में कोई टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है क्या? ये सब शौक पाकिस्तान ने पाले हुए हैं और ये अपने कर्मों का भुगत रहे हैं, बल्कि इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 18 से 2023 तक ग्रे सूची में थे FATF की, और तब कहां पहुंचा पाकिस्तान, कैसे गर्त में चला गया। और 2023 में भी अमेरिका की कृपा से ये उस ग्रे लिस्ट से बाहर तो आ गया, लेकिन जो दरिद्रगी है, जो गरीबी है, जो लाचारगी है, जो हाथ में कटोरा है भीख का, वो तो सारी दुनिया देख रही है। और आज की तारीख में भी अपने मतलब से या अपने व्यवसायिक हित साधने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट ने आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में जरूर बुला लिया, और उसके किस्से कहानियां भी अब निकल करके सामने आ रहे हैं, फूट फूट करके सामने आ रहे हैं कि ये बिटकॉइन और तमाम दूसरी चीजें, क्रिप्टो करेंसी और इन सब का जो है लेन देन किस तरीके से ट्रंप परिवार और इनके आसिम मुनीर के परिवार के बीच में हो रहा है, और ये सारा कुछ लेन देन और बाकी कुछ किस्से कहानियां। पर मैं ये कहता हूं मिर्जा साहब जी जी, कि आप इस तरह के वाहियात आरोप लगाएं, बेसलेस आरोप लगाएं, कोई सबूत आपके पास नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पेशबंदी के लिए, क्योंकि आप कटघरे में हैं। आप जो पहलगाम में शर्मनाक घटना आपने कराई, जेनोसाइड कराया, उससे उस पर आप पर्दा ढांपने के लिए और भारत के खिलाफ एक पेशबंदी करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिस पर कोई यकीन करने वाला ही नहीं है। जो इनके हमदर्द हैं, जो इनके सहयोगी हैं, वो भी हंस रहे होंगे कि आप किस तरह के आरोप भारत पर लगा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरे पास जो आज की ताज़ा तरीन इतला है वो ये है कि पाकिस्तान ने कल शाम 5 बजे से 5 साढ़े 5 बजे से जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने वो तबाह किए थे उनके बेसिस, उनको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। मैं ज़रा दर्शकों के लिए थोड़ा सा दे दूं, 13 टेरर लॉन्च पैड जो है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, उनको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इनमें केल है, शारदी है, डुडियाल है, अठमकाम, जूरा, लीपा वैली और पिछबान चमन, ठंडा पानी और न्याली, जनकोट, चकोटी, नकियाल, फॉरवर्ड, कोटा, ये वहाँ पे दोबारा कल 5 बजे से तमाम लॉन्च पैड्स के ऊपर रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया है। जनरल साहब, ये पाकिस्तान कोई भी किसी भी एंगल से ये तासुर नहीं दे रहा, ये इम्प्रेशन नहीं दे रहा कि जैसा कि जनरल अपना चौधरी साहब ने भी वो हवाला दिया आसिम मुनीर की स्टेटमेंट का कि भाई आप पीस चाहते हैं तो उसका कोई उसकी इंडिकेशन होती है, उसका कोई एक इशारे मिलते हैं कि हाँ वाकई ये पीस चाहते हैं। ये तो लॉन्च पैड दोबारा से उनको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये इसका क्या मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ख़त्म तो नहीं हुआ, उसको तो पॉज दिया गया है। तो आप समझते हैं कि दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर ये जो बना रहे हैं, दोबारा से इनके ऊपर दोबारा कोई हमला हो सकता है? हाँ देखो, पहली बात तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, एक पॉज है। तो अगर पाकिस्तान फिर आतंकवादी घटना करेगा तो भारत फिर उसका जवाब देगा, और इस बार जो जवाब दिया जाएगा वो ऑपरेशन सिंदूर 1.0 से बहुत बड़ा होगा। क्योंकि इसमें आप सोचेंगे इसमें ऐसा क्या बड़ा होगा। देखो, इस बार भारत की नेवी जो है वो तैयार बैठी हुई थी अरेबियन सी के अंदर, वो कराची के ऊपर हमले के लिए तैयार थी। अगर
खुदा ना खास्ता ये 2-4 दिन और चलती और उनको परमिशन दी जाती, तो वो जो हमला करते कराची के पोर्ट पे, वो बहुत बड़ा होता जो 1971 में हुआ था। क्योंकि पाकिस्तान की जो नेवी है वो एक डिफेंसिव नेवी है, बहुत छोटी नेवी है, और भारत की जो नेवी है उसकी काबिलियत और क्षमता वो बहुत ज्यादा है। उसके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप हैं, और एक प्रकार से जिस प्रकार से हमारे पास मिसाइलें हैं, सबमरीन लॉन्च मिसाइलें हैं, वो हम बहुत नुकसान करते हैं। तो ये पाकिस्तान को समझ आना चाहिए। अगर नहीं समझेगा तो अगली बार समझाना पड़ेगा। दूसरी 2-3 बातें और हैं जो आपने बताया कि भाई ये जो 11 एक प्रकार फ्रंटलाइन एयरफील्ड भी हुई थी, जिस प्रकार से आप स्कार्दू से ले जाए नॉर्थ में है, जकोबाबाद साउथ में है, जो कि आपका सिंध में है, इसके अंदर नूर खान भी आता है, उसके बाद सरगोदा भी आता है और बलौरी भी आता है। इन सब के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने दिया है, इनको रिपेयर किया जा रहा है। वाकई रिपेयर तो करना पड़ेगा उनको एयरफील्ड को, नहीं तो वो नॉन ऑपरेटिव। जब आप कहेंगे कि भाई ऐसा क्या कर दिया भारत ने 9-10 की रात को कि जो पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, और उनके डीजीएमओ ने रिक्वेस्ट की भारत के डीजीएमओ से, उसकी सबसे बड़ी वजह थी उसकी जो 11 एयरफील्ड जहां से एयरक्राफ्ट उसके उड़ने थे वो नॉन ऑपरेटिव हो गए। वो अगले 3-4 महीने तक वो ऑपरेटिव है, उनको रिपेयर करना पड़ेगा, वो इतना आसान काम है नहीं। और एज इट इज जो इनकी एयर सुपेरिटी नहीं थी, वो भारत की एयर सुपेरिटी थी। इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था, जो HQ-9 और HQ-15 जो चीन से मिला था, जैसे चीन का सामान होता है कि उसकी कोई गारंटी नहीं, तो वो भी बिल्कुल फेल था। तो वो एक प्रकार से कंप्लीटली एक्सपोज थे। अगर लड़ाई थोड़े भी होती तो पाकिस्तान को बहुत बड़ी चोट लगती, और इसीलिए उसने जो एक प्रकार रिक्वेस्ट की और भारत ने मानी। भारत बार बार ये भी क्वेश्चन आता है कि जब हम इतना कुछ कर सकते थे तो हमने उस समय रोका क्यों? देखो, सच्चाई ये समझनी चाहिए हमारा एम क्या था। हमारा मिलिट्री एम और पॉलिटिकल एम था आतंकवादी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बर्बाद करना, और पाकिस्तान के जो एक प्रकार आगा है, जो कि पाकिस्तान की आर्मी और ISI, उसको एक सबक सिखाना। वो हमने 6-7 की रात और 9-10 की रात को कर लिया। अब हम लड़ाई नहीं बढ़ाना चाहते। क्यों? क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है वो बहुत आगे चल रही है। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमने आने वाले समय में 3rd लार्जेस्ट चलना है। पाकिस्तान तो भूखा नंगा देश है, पहले ही कटोरा लेके चला, फिर दोबारा कटोरा लेके चलेगा। तो लड़ाई के अंदर जब होती है तो उसमें दोनों का नुकसान होता है। हाँ, ये मानते पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होना है, हमारा भी। इसलिए हमने बड़ा सोच समझ के एक कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दिया, और जब नजर आया कि अब हमें क्योंकि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, हमें सीज फायर करना चाहिए, हमें अपनी इकोनॉमी का ध्यान देना। मुझे लगता है इससे अच्छा सोच विचार वाला स्टेप कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको सबसे पहले अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना। तो मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं, जो हमने किया बिल्कुल ठीक किया। मगर यह है, पाकिस्तान को यह समझना आना चाहिए पाकिस्तान की काबिलियत और क्षमता नहीं। और जिस प्रकार से जनरल आसिम मुनी जैसे ये नेवल एकेडमी में भी जाके अभी पासिंग आउट में एक प्रकार से जहर उगलने भारत के लिए, ये इनको नुकसान देगा। उनको समझ आना चाहिए, ये बार बार बातचीत कर रहे हैं कि भारत आतंकवादी घटनाएं करता है, वो एक प्रकार से इसको जो आतंकवादी घटनाएं वो खुद कर रहे हैं उसको नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। वो कहते हैं टिट फॉर टैट। तो यह समझ आना चाहिए कि इस बार उन्होंने कोई हरकत की, कोई भी ऐसा हमला करने की कोशिश की, तो भारत इसका जवाब जो है बहुत जोरों से देगा। अगर वो अब नहीं समझेंगे तो नुकसान इसका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मिर्जा साहब मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से भारत चला, ये मुझे लगता है इस बार बहुत काबिले तारीफ था। हमने उनको डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया, वो अकेला पड़ गया पाकिस्तान। उसके बाद हमने इकोनॉमिक देखें कि जिस प्रकार से इंडस वाटर ट्रीटी, ये हमने किसी ने नहीं सोचा था कि इसको भी हेल्ड इन अबेंस करने से पाकिस्तान को क्या चोट लग सकती है। 1960 की ये जो ट्रीटी है ये बहुत ज्यादा पक्ष में है पाकिस्तान के। हाँ, एज अ बिग ब्रदर हमने बहुत दयालुपंथी दिखाई और इतना कुछ इनको दिया जो देना चाहिए। और इसके बावजूद चाहे 1940 ये 65 की लड़ाई, 19 आप ये देखें कि 1971 की और कारगिल वार, हमने इसको पानी बंद नहीं किया। मगर अभी हमने हेल्ड इन अबेंस किया है, हाइड्रोलॉजिकल डाटा इनसे शेयर नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान को पानी उतना ही दिया जाएगा उनका शेयर है। क्योंकि जो ईस्टर्न नदियां हैं जो कि रवि, ब्यास, सतलुज, उसका 100% 80 से 100% पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम नहीं कर रहे थे, अब करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट वेस्टर्न रिवर जो कि आप इंडस, ब्यास और चनाब है, जो इसके अंदर इंडस, झेलम और चनाब, इसका जो 20% पानी हम इस्तेमाल करते हैं
कर सकते हैं, रन ऑफ द रिवर करके हम हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हम 4 से 5% पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये पानी हम डाइवर्ट करके अपने राजस्थान की तरफ जा सकते हैं। हाँ, मैं ये समझता हूं इसके लिए कैनाल बनाने की जरूरत है, टाइम लगेगा पर करेंगे। मेरा मतलब ये है कि अब हमने इनको एक मैसेज कर दिया है, इंडस वाटर ट्रीटी अगर दोबारा चलेगी तो वो एक प्रकार से दोबारा रिविजिट होगी और इसको दोबारा किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमने इसको साइन किया था वो भारत के पक्ष में नहीं था। मुझे लगता है कि अभी पाकिस्तान को यह समझ आ गया कि भारत ये बदला हुआ भारत है, भारत सोच समझ के चलेगा। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि अगर पानी नहीं आएगा तो खून बहेगा। अभी भाई अब आप आ जाओ, अभी अब क्या हो रहा है, अब पाकिस्तान के अंदर पानी के लिए तरस नहीं, उसकी अपनी बेवकूफी है जो पाकिस्तान ने किया। तो यह सच्चाई है, भारत हर तरफ से तैयार है। अगर पाकिस्तान नहीं मानेगा तो अगली बार सबसे बड़ी भूल पाकिस्तान की होगी। और पाकिस्तान को यह समझ आना चाहिए कि ये अमेरिका की दुहाएं दे रहे हैं। जैसे आसिम मुनीर को बुलाया गया था पाकिस्तान से डोनाल्ड ट्रंप ने, वो अपनी गेम खेलने, हमें भी समझ आ रखा है, मगर वो सबसे ज्यादा आप जो क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं या क्रिटिकल मटेरियल की करें वो सेकेंडरी है। उनका मेन एम उस समय यह था कि अगर ईरान पे हमला होता और अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती तो उसको एयर बेसिस चाहिए, उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, उसको इंटेलिजेंस चाहिए। तो उसमें वो पाकिस्तान की मदद चाहते थे और पाकिस्तान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। आज तक अल जवारी जब मारा गया था, अलकायदा का लीडर जो कि अफगानिस्तान में, तो बेसिस कहां से थी? पाकिस्तान से। तो सच्चाई है कि अमेरिका पाकिस्तान को यूज करेगा, इसके अलावा कोई ज्यादा वो नहीं है। हाँ ये है, उसको आईएम से लोन चाहिए, वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को ग्रे लिस्ट में ना डाले, वो तभी हो सकता है जो वो पाकिस्तान, चीन, जो अमेरिका के पक्ष में रहेगा और अमेरिका उसको एक्सप्लॉइट करेगा। तो भारत ने एक चीज बड़ी अच्छी देखी इसमें मिर्जा साहब, हमें भी समझ आ गया कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। और ये हमारे लिए बहुत चौंकाने वाली बात है कि हमें भी इंटरनेशनल रिलेशन में सोच समझ के चलना है। इस ऑपरेशन ने हमें काफी चीजें बताई हैं मिर्जा साहब। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त आपने इम्पोर्टेंट बातें की हैं और एनालिसिस दिया है। मैं दर्शकों को ये कहूँगा कि इस वक्त हमारे साथ तकरीबन 130 लोग जुड़े हुए हैं और हमारे पिछले दिनों में जो जब महीना चेंज होता है तो वो रिन्यू करानी होती है, जो ज्वाइन आप करते हैं उसको रिन्यू कराना होता है। तो कई लोगों ने नहीं रिन्यू किया तो हमारे 100 मेंबर्स कम हो चुके हैं। तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो हमारे फाइनेंसेस पे पड़ता है। तो मेरी गुजारिश होगी कि दोबारा से दोस्त जो जिन्होंने पहले ज्वाइन किया था वो दोबारा ज्वाइन करें, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को इस वक्त जो लाइव चल रही है इसको शेयर करें। चौधरी साहब आपकी तरफ आना चाहता हूँ मैं। ये जो अमेरिका गया, जैसे जनरल साहब बता रहे हैं 6 दिन इसको वहाँ पे रखा, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे 6 दिन इसको हाउस अरेस्ट रखा है। मतलब 6 दिन एक फौज का कमांडर जो है वो दूसरे मुल्क में जाके बैठ जाता है जब उसके हमसाये मुल्क में जंग लगी हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि ये आसिम मुनीर एक तरफ अमेरिका के साथ और दूसरी तरफ चाइना के साथ, मतलब है ये कुछ समझ नहीं आ रही कि ये चाइना के साथ हैं या ये अमेरिका के साथ है, क्योंकि अमेरिका और चाइना आपस में एक दूसरे के, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, इट कुत्ते दा वैर है ना दा। तो इस पे कोई रोशनी डालें प्लीज। और ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे, हाँ इट कुत्ते दा वैर ही है ना, ये हमारे दोस्त हैं। अभी किधर चले गए ये? आपको दोनों को नमस्कार कह रहे थे तो उनका मैं दिखाता हूँ आपको, उनका किधर गया? इधर ही था, इधर ही था। अभी आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। ठहरे नीचे, पता नहीं किधर चला गया। चलो आएगा तो मैं दोबारा शेयर कर लूंगा जी। देखिए पाकिस्तान को जो हीरा मंडी कहा जाता है वो तो इसीलिए कहा जाता है ना कि वो अपने अपने मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए जो जहाँ भी सिक्कों की खनक दिखाई देती है वो उस तरफ जो है खिसक जाता है। मुझे ये बताइए कि किस किस से इन्होंने पैसे नहीं लिए हैं, किस किस के सामने अपना कटोरा, अपना हाथ नहीं फैलाया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ओमकार चौधरी नहीं कह रहे या शिवाज साहब नहीं कह रहे या अमजद अय्यूब मिर्जा नहीं कह रहे, ये खुद वर्तमान जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ पता नहीं कितनी बार अपने भाषणों में कह चुके हैं कि जी हम किसी को फोन भी करते हैं तो उसको लगता है कि हम
कुछ हमने मांग पैसे मांगने। पैसे मांगने के लिए फोन कर रहे हैं। सही तो बात। आपने आपने अपनी ये हालत बना ली है पूरी दुनिया में। अब अगर बिल्कुल। आसिम मुनीर 5-6 दिन होटल में पड़े रहे और उसके बाद उनको मुलाकात के लिए बुलाया गया कि आप आइए लंच कर लीजिए, तो ये कौन नहीं जानता है मिर्जा साहब कि अमेरिका में कुछ भी मुफ्त में आपको खाने को मिलता नहीं है। और व्हाइट हाउस में और राष्ट्रपति के साथ टेबल पर बैठ करके गए तो आप मुफ्त में रोटियां तोड़ ही नहीं सकते। उसका एक बड़ा बिल आपको चुकाना है। वो कैसे चुकाना है, कब चुकाना है और कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसका अंदाजा आसिम मुनीर को भी नहीं रहा होगा। और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ये बात उठाई थी उस समय कि भाई जो कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। मुशर्रफ भी अगर गए थे और एक और इनके आर्मी चीफ गए थे तो वो तब गए थे। जियाउल यहाँ हक, जियाउल ये हक दोनों गया था। प्रेसिडेंट, हाँ, दोनों जियाउल हक प्रेसिडेंट और भी थे। मुशर्रफ तब गए थे जब उन्होंने राष्ट्रपति का चोला पहन लिया था। तो हम्म। ये तो पहले आर्मी चीफ हैं। चलो फील्ड मार्शल या फील्ड मार्शल जो भी हैं, ये बन करके वहां पर पहुंचे तो अकेले ही आर्मी चीफ हैं किसी देश के, जिनको वहां पर बुला लिया गया। और सिवाज साहब सही कह रहे हैं, क्योंकि उस समय जो परिस्थितियां चल रही थी इजराइल और ईरान के बीच में, और जिस तरीके से G7 देशों के समिट को बीच में छोड़ करके डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन लौटे थे, तो बहुत कुछ चल रहा था उस समय। और उन्होंने जब ये सवाल उठा कि भाई आप बीच में छोड़ के क्यों जा रहे हैं, कौन सा ऐसा कारण है, तो उन्होंने एक बयान भी दिया था, इशारा भी किया था कि बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं, बड़ा कुछ फैसला करने वाले हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। और उसके अगले दिन फिर पता लगा कि साहब उन्होंने आसिम मुनीर को बुला रखा है। और उन्होंने एक और पासा फेंका था मोदी साहब को बुलाने के लिए, क्योंकि 35 मिनट उन्होंने बातचीत की। उनको इस बात का कहीं ना कहीं एहसास रहा होगा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चले ना चले पर अमेरिका और भारत के मीडिया में तो ये बात उठेगी कि अगर आप भारत को एलाई मानते हैं, अपना सामरिक उसको समर्थक मानते हैं और दोनों उन क्षेत्रों में काम करते हैं, ट्रेड की भी डील के लिए प्रयास चल रहे हैं, तो मोदी जी से बिना मिले आप कनाडा से क्यों चले गए। तो इसलिए उन्होंने 35 मिनट बात की और उसके बाद मोदी जी को कहा कि आप क्या, क्योंकि उनको क्रोएशिया जाना था वहां से और तब नई दिल्ली लौटना था, तो उनसे कहा कि क्या आप वाशिंगटन होते हुए निकल सकते हैं। तो भाई ये बदला हुआ भारत है, ये बदले हुए प्रधानमंत्री हैं, उनके पास तमाम सूचनाएं होती हैं। उनको पता था कि आसिम मुनीर इस समय वॉशिंगटन में हैं, इसलिए उन्होंने सीधे मना कर दिया कि मैं इस समय नहीं आ सकता हूं, मेरे अपने कुछ असाइनमेंट हैं, मुझे पहले वो देखने हैं, उसके बाद फिर कभी निकट भविष्य में मिलते हैं और आप दिल्ली आइए, क्योंकि क्वाड के लिए उनको आना भी था। तो इसलिए ना वो प्रेशराइज कर सके। लेकिन मिर्जा साहब, अमेरिका जैसी सुपर पावर और उसके भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मना करना कि मैं नहीं आ सकता हूं, ये कोई आसान बात नहीं थी, ये मोदी ही कर सकते हैं। और ये उन्होंने किया और वो एक ट्रैप में फंसने से बच गए। क्योंकि अगर व्हाइट हाउस में एक बगल वाले कमरे में आसिम मुनीर को बैठा करके ये मोदी जी की अगवानी करते या बातचीत करते, तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में किस किस तरह की खबरें उड़ती, किस किस तरह की खबरें चलाई जाती, और यहाँ भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मोदी जी को कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता था, ये मोदी जी जानते थे, इसलिए वो नहीं गए। तो ये जिस तरह की चीजें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उतनी समझ इन लोगों को है नहीं। जिस पाठशाला में ये पढ़ रहे हैं, इस समय एजुकेशन ले रहे हैं, मोदी जी वहां के हेडमास्टर रह चुके हैं। तो सही बात है। तो वो जो है वो इन चीजों को अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा, ये थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, कूटनीति में चलता रहता है। जो इस समय हम देख रहे हैं और बहुत सारी चर्चाएं डोनाल्ड ट्रंप के बदले हुए तौर तरीकों, बयानों और पोजीशनिंग को लेकर के करते हैं, तो ये सब चीजें चलती रहती हैं।
अस्थाई नहीं होती हैं। ये कुछ कुछ अलग अलग कारणों से कुछ पोस्चरिंग ली जाती हैं, वो हम भी लेते हैं, वो दूसरे देश भी लेते हैं। ठीक है, अच्छा चलते हैं थोड़ा सा बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान में आज जो खबर आई है वो ये है कि ईरान का जो हिस्सा है, जो जिस पे ईरान का कब्जा है बलूचिस्तान पे, वहाँ पे बलूच नेशनलिस्ट आर्मी ने 6 जगहों पे कार्रवाई की है और इसमें उन्होंने 3 ट्रेलर्स जो है उनको भी आग लगाई है जो ईरानी पासदारान इनकलाब की कंपनियों से थे। फिर इन्होंने जो है वो चेक पोस्ट लगा के वहाँ पे बड़ी चेकिंग वैकिंग भी की है सड़कों पे, और ईरान में भी काम इनका बलूचों का तेज़ हो गया है। तो क्या हम देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में ईरान के जो बलोच हैं और पाकिस्तान के कब्जे वाले जो इलाके में बलोच हैं, ये कोई आपस में कोऑर्डिनेटेड लड़ाई की तरफ जा रहे हैं जनरल साहब? हाँ देखो, हो सकता है, बिल्कुल। देखो सच्चाई ये है, क्योंकि ये पाकिस्तान में अपना जो बलूच है वो तो मुझे लगता है कि ऐसे कतार पे है कि आने वाले समय में उनको फ्रीडम मिलेगा। उसकी वजह ये है कि पूरा इलाका आज की तारीख में जो मूवमेंट बहुत तेज चली हुई है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। देखो जफर एक्सप्रेस को जब हाईजैक करके और वहां पर कई लोगों को मारा गया था, ऐसा कभी भी वर्ल्ड के अंदर नहीं हुआ कि किसी ट्रेन को हाईजैक करे। ये दिखलाता है कि आज की तारीख में पाकिस्तान की फौज के और पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर कंट्रोल नहीं है बलूचिस्तान। आज बलूचिस्तान के अंदर बीएलए ही कंट्रोल करे और धीरे धीरे ये अब मूवमेंट बहुत फैलती जा रही है। और सबसे अच्छी चीज है, बीएलए के अंडर जितने भी बलूचिस्तान के ग्रुप थे वो मिल गए और इनका एक ऑपरेशन बंद जो तालमेल टीटीपी के साथ भी, चाहे अलग अलग है दोनों का जो एम बहुत अलग है, मगर ऑपरेशनल जो एक प्रकार से रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू दोनों मिल गए। अब बात आती है जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में और जो बलूची आप ईरान में है, क्या उनके बीच में गठजोड़ हो सकता है? देखो गठजोड़ हो सकता है, मुझे लगता है समय बताएगा कि ईरान का क्या नजरिया है इसकी तरफ, क्योंकि ये समझना पड़ेगा बलूचिस्तान जो है ये सुन्नी है और कहीं ना कहीं ईरान ये कह रहा था कि जो पाकिस्तान जैसन अल अदल जो एक टेररिस्ट ग्रुप है, सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप, उसको ईरान में भेजता है वो। तो ये एक सेंसिटिव इशू है कि ये कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये भी समझना पड़ेगा ईरान का ये गुडविल लेना चाहेगा बलूचिस्तान के जो बीएलए है, वो नहीं चाहेगा कि उसको भी एटेगराइज करें, स्पेशली ईरान को, कि कल को इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाती है। तो मुझे लगता है ये सोच समझ के चलेंगे। मगर एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि बीएलए का पलड़ा बहुत भारी है बलूचिस्तान में। धीरे धीरे बलूचिस्तान जो है ये पाकिस्तान के कब्जे से निकल रहा है। पाकिस्तान ने भी छोड़ दिया ऑलमोस्ट, चीनी वहां से भागे हैं। ग्वादार के जो पोर्ट बंद है, जो भी प्रोजेक्ट चले हुए थे, कहते 21 प्रोजेक्ट थे जो कि बलूचिस्तान में थे, उनमें से 18 बंद हैं, 3 में थोड़ा बहुत काम चल रहा है। ये अभी खबर कल परसों की है। तो ये सच्चाई है कि बलूचिस्तान के अंदर अब मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान ज्यादा देर तक कंट्रोल कर पाएगा। बीएलए ऑलमोस्ट उसके लिए सक्रिय है और अब ये तालमेल इनका टीटीपी के साथ है, ये बहुत बड़ी मार कर रहे हैं। और पाकिस्तान की फौज ने भी, मेरे को लगता है कि वहां पर ऐसा सोच लिया है कि अब बलूचिस्तान उनके हाथ से गया, अब वो ज्यादातर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ ही ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। मिर्जा साहब जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। चौधरी साहब, पाकिस्तान कौमों का एक कैद खाना है। कल मैं बलोच एक टिकटॉक तो इंडिया में नहीं लेकिन यहाँ तो टिकटॉक है, तो टिकटॉक पे एक बलोच ब्रॉड पे बैठा हुआ था और वहाँ पे मुझसे काफ़ी सवाल किए गए। और 2-4 दिन पहले एक बलोच हैं शाह जामी के नाम से, उन्होंने भी मुझसे बड़े तीखे सवाल किए और उन्होंने कहा कि क्या आप चूँकि ये कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि आज़ादी हो, बलूचिस्तान एक आज़ाद रियासत बने, लेकिन आप ये कहते हैं कि जी कश्मीर जो है पीओजे और गिलगित बल्तिस्तान ये शामिल हो हिंदुस्तान में, तो ये तो आप फिर प्रॉक्सी हो गए इंडिया की, आप तो अपने देश की आज़ादी की बात नहीं कर रहे। मैंने बड़ी कोशिश की उनको समझाने की कि ये
पीओजेके का मामला और गिलगित बल्तिस्तान का और बलूचिस्तान का मामला बिल्कुल फ़र्क है। तो वो समझने की कोशिश सब कर रहे थे कि फिर मैं बलूच तहरीक आज़ादी की इतनी हमायत क्यों कर रहा हूँ कि मैं चैनल भी चला रहा हूँ, इंडियन मीडिया पे भी जाके मैं बलूच की बात करता हूँ। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि देखें, इस वक्त हम एक कैद खाने में हैं, वी आर लाइक इन अ जेल, इन अ प्रिजन। हम सब कैदी हैं, ठीक है। अब हम सब का, मैं ये समझता हूँ कि फ़र्ज़ है कि एक दूसरे के साथ मिल के इस जेल को तोड़ें, इस जेल से आज़ादी हासिल करें। जेल तोड़ने के बाद जो कैदी है वो कोई मुंबई जाना चाहता है या इलाहाबाद जाना चाहता है या कानपुर जाना चाहता है, ये तो कैदी की मर्जी है। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ इस वजह से कि आप कहते हैं सारे मुंबई चलो, भाई नहीं जाते हम मुंबई, हम इंडिया में जाना चाहते हैं हम। और फिर वो एक प्रोग्राम मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर किया जाए कि मैं क्यों इतना रिलीजियसली और इतना मैं एम्फेटिकली ये कहता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर दोबारा एक आज़ाद रियासत के तौर पर बन ही नहीं सकती, वो बन उसकी ही नहीं वजह सकती। और जो ये बात, मैं खुद रियासत जम्मू कश्मीर का बाशिंदा रहा हूँ, मतलब है अब तो यूनियन टेरिटरी है, अब तो उस तरह से नहीं है, लेकिन मेरे पुरख भी रहे हैं। 101 साल ही है ना इसकी उम्र, रियासत जम्मू कश्मीर की उम्र 1846 से 1947 तक। उससे पहले तो जम्मू कश्मीर की रियासत ना थी ना उसके बाद उस तरह से रही। तो उसकी वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं देखता हूँ कि ये बेस्ट ऑप्शन जो है पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान के लिए वो यही है कि ये भारत में शामिल हो। और हमारे पास एक हथियार है, जब आप कोई या एक औजार कह लें, यानी आपने जब किसी गाड़ी का टायर चेंज करना था तो हाथों से तो नहीं कर सकते, उसके लिए औजार होते हैं, जैक होता है, पाना होता है, हर चीज़ होती है। तो इसी तरह हमारे पास जो औजार है, जो वो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो माउंटबेटन और महाराजा हरी सिंह के दरमियान दस्तखत हुए थे। और इसी तरह मैं कहता हूँ 5 अगस्त 2019 को जो 370 को ख़त्म किया गया, ये इसी तरह है जिस तरह मूसा ने दरिया नील में अपना असा फेंका तो वो दरिया खुल गया, तो उनको रास्ता मिल गया जाने का। ये 370 की एब्रोगेशन तो बेसिकली पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए एक रास्ता बनाया मोदी ने आने का। इसके ऊपर थोड़ी चर्चा हो जाए। चौधरी साहब, आपसे शुरू करते हैं। और इसमें एक और पॉइंट मैं जोड़ देता हूँ, इनका जो एक बड़ा बचकाना बयान आया है, ख्वाजा आसिफ ने शुरुआत की थी उस बयान से कि जी हाँ, अब शिमला समझौता जो है वो खत्म हो गया है। हाँ हाँ। अरे भाई, शिमला समझौता खत्म होने का मैं मतलब समझते हो क्या है? नहीं फिर समझता, वो तो नहीं समझता। फिर तो ये छंब वगैरह सब भारत का हिस्सा होंगे और हाँ पूरा बॉर्डर खुल जाएगा। फिर तो पूरा जितना भी पीओके है और आगे तक का जितना इलाका है वो सब भारत का हिस्सा होगा। फिर तो एलओसी खत्म हो जाएगी। भाई ये सब चीजें मुंह खोलने से पहले कम से कम ये देखना चाहिए, समझना चाहिए। और जहां तक सवाल है जम्मू कश्मीर का, तो खैर आपने बता दिया, लेकिन बलूचिस्तान को पाकिस्तान ने किस तरीके से कब्जाया था, किस हम्म। धोखाधड़ी के साथ कब्जाया था, और उनका मुकदमा लड़ते लड़ते जिन्ना ने किस तरीके जेब में से डाल वहां लिया, पर, पूरा हाँ, बलूचिस्तान अपनी जेब में डाल लिया उसने पूरा यार, ये तो बलूचिस्तान मतलब हड़प लिया एक तरीके से। हाँ, हैरत है। तो तो क्या बात उससे है। तो उससे पहले भी बलूचिस्तान आपका नहीं था। सही बात, उससे सही पहले बात। भी बलूचिस्तान आपका नहीं हाँ। था। और बलूचिस्तान को कब्जाए रखने के लिए आपने कितना मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है, कितने हम्म। लोगों को मारा है, उफ। कितने कितने कार्यकर्ताओं को और नेताओं को आपने शहीद किया है। और अभी भी मेहरंग बलोच के साथ आप क्या कर रहे हो? एक लेडी है हाँ, जो उसका लड़ रही है। आज फिर उसका अदालत ने 15 दिन के लिए और उसका रिमांड कर दिया आगे, चौथी हाँ, दफा उसको छोड़ तो नहीं रहे। सवाल, तो क्या बंदूक की नोक पर आप किसी क्षेत्र को, किसी खित्ते को अपने साथ बनाए रख सकेंगे? वहां की दीवारों पर जो कुछ लिखा हुआ है कि हम पाकिस्तान नहीं है या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो केवल दीवारों पर नहीं लिखा है, वो उनके दिलों पर लिखा, उनके दिमागों में लिखा हुआ है। और ये जो सोच होती है, ये जो संकल्प होते हैं, ये चीजें जो हैं आप आसानी से खत्म नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते उन चीजों को। ये और देखे ना,
चौधरी साहब कता कलामी माफ, ये देखें, ये इंतहाई शरीफ आदमी बलोच, ये और इनका बिजनेस था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। कोरोना के दौरान ये गए हैं पाकिस्तान, तो क्योंकि इनको डायरेक्ट तुर्की की फ़्लाइट नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान जाएं, पाकिस्तान से आपको फ़्लाइट मिल जाएगी तुर्की की, तो आप तुर्की चले जाएं। तो ये अकेले फैमिली को लंदन में छोड़ के तो ये पाकिस्तान आए कि पाकिस्तान से टर्की जाएं फ़्लाइट लेके, अपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का इनका बिज़नेस है। और इनको उन्होंने जिस वक्त ये एयरपोर्ट जा रहे थे, रास्ते में इनको अगवा कर लिया ISI और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उन्होंने, और आज तक इनका कोई अता पता नहीं है। 6 साल से ये शख्स लापता है। अब 19 जुलाई को 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस है, उसके बाहर 2 बजे से 5 बजे तक एहतजाजी मुजाहरा होगा 19 जुलाई को, क्योंकि मेरा ख्याल है ये 19 जुलाई ही को उठाए गए थे सन 2000 में। तो ये मैंने कहा दर्शकों को दिखा दूं कि प्लीज़ अगर आप हो सकता है तो इस प्रोटेस्ट में ज़रूर हिस्सा लें, अगर आप लंदन में हैं या अगर आप UK में हैं, तो 19 तारीख अपनी डायरी में लिख लें, और 19 तारीख को हम कोशिश करेंगे कि इसकी लाइव कवरेज भी करें। इनकी बेगम हैं और इनके 6 बच्चे जो है वो लंदन में हैं, और बड़े ज़ाहिर है परेशान हैं, उनको कुछ पता नहीं है कि ये हयात हैं या इनके साथ क्या किया गया है। और इस तरह के हज़ारों सैकड़ों लोग जो है इस वक्त जबरी तौर पर लापता हैं। जी चौधरी साहब। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बलूचिस्तान से गायब कर दिए गए हैं, हजारों की तादाद है, और वो कहाँ हैं, किस काल कोठरी में हैं भी या नहीं हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं, कुछ पता नहीं है। तो ये जो इंतहा है ना जुल्म सितम की, ये कब तक चलेगी, सवाल ये है। और वहाँ पर जिस तरीके से बलूचिस्तान आर्मी लिबरेशन ने और दूसरे संगठनों ने कार्रवाइयाँ की हैं, बार बार पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है, ये भी बड़ा स्पष्ट संकेत है। ये तो एक तरीके से सिर पर कफन बांध लेने वाली सिचुएशन होती है कि भाई आप अगर हमारा हक हमें नहीं दे रहे हैं बल्कि तमाम तरह के जुल्म सितम कर रहे हैं, तो ठीक है, फिर हम भी मैदान में आ गए हैं। ये लिखा है सुरेश जी ने हम तीनों के लिए, 3 शेर इन 1 फ्रेम। हाँ, ये सही बात है, ये सही बात है। अच्छा जनरल साहब, बलूचिस्तान के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी बड़ा जुल्म होना शुरू हो गया है। मैंने एक पश्तून न्यूज़ एक्सक्लूसिव के नाम से एक और चैनल हमने शुरू किया है जिसमें पश्तूनों के बारे में बता रहे हैं, और मैं हैरान हो रहा हूँ जो खबरें आ रही हैं, यानी कि ड्रोन अटैक से बच्चों को मारा जा रहा है। वहाँ पे बच्चों की लाशें वहाँ पे हॉस्पिटल में ले जाई जा रही हैं। एक खातून अपने घर से निकली सुबह 7:30 बजे, 13 के इलाके में, वो घर से बाहर निकली सुबह 7:30 बजे, 65 ईयर ओल्ड थी, और 500 गज के फासले पे मिलिट्री चेक पोस्ट थी। उन्होंने गन तानी है और पता नहीं अपनी तरफ से उन्होंने एंजॉयमेंट के लिए उसको गोली मारी है, छाती में लगी है, वहीं मर गई। इसी तरह से पाकिस्तानी फ़ौज, जनरल साहब और चौधरी साहब, मैं आपको बताऊं कि मेरे पास ये मतलब है कि रिपोर्ट्स आई हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज गांव में जाती है, गांव वालों कहती है हमें राशन दो, खुराक दो, और वो कहते हैं हमारे पास तो खुराक नहीं है, हमारे पास तो कुछ नहीं है खाने को। तो फिर उनको कहती है कि कल सुबह इतने बजे तक अगर खुराक हम आएंगे लेने, ना हुआ तो तुम गांव छोड़ के तुम गांव से निकल जाओ सब। 4 गांव अब तक ऐसे खाली हो चुके हैं, यानी पाकिस्तानी फौजी जाते हैं, उनसे राशन मांगते हैं, वो कहते हैं राशन नहीं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनको वार्निंग दे के और इंटरनली डिस्प्लेस हो रहे हैं लोग बहुत बड़ी तादाद में। और इसके साथ साथ पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो एक नॉन वायलेंट मूवमेंट है ह्यूमन राइट्स की, सिविल राइट्स की, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहते हुए जो है वो अपनी डिमांड्स कर रही है, आइन के बारे में बात कर रही है, उसको उन्होंने बैन कर दिया है। तो खैबर पख्तूनख्वा में एक तरफ TTP का मुकाबला पश्तून बेचारे कर रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान आर्मी का मुतालबा कर रहे हैं, और वही आप वाली बात आ जाती है गुड तालिबान और बैड तालिबान की। वो कहते हैं कोई गुड तालिबान और बैड तालिबान नहीं है, तालिबान इज तालिबान। जनरल साहब। हाँ बिल्कुल, देखो खैबर पख्तूनख्वा की जो प्रॉब्लम है वो बहुत डिफरेंट है। सच्चाई ये है कि पश्तून दोनों तरफ है,
पाकिस्तान में भी हैं और अफगानिस्तान में। और पश्तून जो हैं ज़्यादातर कई टाइम जब स्पेशली अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन आया, फिर तालिबान, काफ़ी लोग जो 30 से 40 लाख के करीब लोग पाकिस्तान आ गए। ये मदरसा में पढ़े, पाकिस्तान में पढ़े। अब पाकिस्तान ने उनको धकेलना स्टार्ट कर दिया वापस। ऊपर से क्या हुआ कि ये पश्तून जो है इनका सोच विचार बड़ा इंडिपेंडेंट है, वो चाहते ही नहीं है पाकिस्तान में रहना, वो अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं ज़्यादातर, और शरिया लॉ लाना चाहते हैं। वो एक प्रकार डूरन लाइन को नहीं मानते। तो एक माइंडसेट ही बिल्कुल बहुत अलग है, और ये पाकिस्तान इनको बदल नहीं पाएगा। और ये सच्चाई, इनका झुकाव हरदम अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के कल्चर की तरफ ज्यादा रहा है। उनका ट्राइबल कल्चर जो है उसी को ये इनको अच्छा लगता है, और ये इनका झुकाव। अब ये सच्चाई है कि ये जो टीटीपी कहाँ से पैदा हुई, टीटीपी तो इसी इलाके से पैदा हुई है, और ये इनको मार रही है। और मुझे लगता नहीं कि जो खैबर पख्तूनख्वा को ये कभी भी पाकिस्तान का असली हिस्सा बना पाएंगे। और इसकी वजह यही है कि इनका और जो बलूचिस का जो है खैबर पख्तूनख्वा में, इनका जो पूरा का पूरा मेल मिलाप है वो नहीं है। वो बिल्कुल अलग समझते हैं, वो शरिया लॉ, वो ट्राइबल की तरफ, और वो इनको रोक नहीं पाएंगे। और इनका जो पाकिस्तान समझ रहा है कि ये हो सकता है कि अफगानिस्तान का तालिबान इनको हेल्प कर रहा है, बिल्कुल हेल्प कर रहा है, क्योंकि उनकी तरफ वही तो है। ये जो खैबर पख्तूनख्वा में पश्तून है, ये अफगानिस्तान की तरफ ज्यादा है। अब मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान रो, और वहां पर टेरेन ऐसी मुश्किल है, जो जमीनी बनावट है उसके अंदर ऑपरेशन होना बड़ा मुश्किल है। वहां पर पहाड़ हैं, जंगल हैं, वहां पर केव्स हैं, जैसे हमारे लद्दाख और स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर का इलाका वैसे है। और वहां पर पाकिस्तान की कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हो रही। वहां पर पाकिस्तान की जो फौज है वो रिसीविंग एंड पे है, और ऊपर से जो बॉर्डर एरिया है वहां पर पाकिस्तान को तालिबान मार रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हर तरफ फंस गए हैं। पाकिस्तान के हालात ज्यादा खराब बलूचिस्तान में भी है, और साथ साथ में खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि यहाँ पर भी टीटीपी करे, और जो लोग हैं वो टीटीपी के साथ हैं। इनको पाकिस्तान को कोई भी इंटेलिजेंस नहीं मिल रहा है यहाँ पर, ना इनके पास कोई ऐसा सैटेलाइट से कोई इंटेलिजेंस है। उधर से अफगानिस्तान के साथ रिलेशन खराब हो गए। तो मुझे लगता है कि चारों तरफ से पाकिस्तान घिर गया है, इसमें कोई शक नहीं। एक पॉइंट आपने जो बोला था जम्मू एंड कश्मीर का, मुझे लगता है क्योंकि 75 साल से ज्यादा हो गए, और महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन जो साइन किया था, वो अरे कुछ लाइट चली गई है शायद, या कुछ हुआ है शायद। अच्छा चले, आप दे दें फिर फाइनल कमेंट्स आज के प्रोग्राम के हवाले से, जो भी 2-3 चीजें हमने डिस्कस की हैं उसके हवाले से। देखिए, पाकिस्तान मिर्जा साहब अपनी ही इतनी मुश्किलात में फंसा हुआ है कि उनसे निकलने का रास्ता उसको सूझ नहीं रहा है। और जब आप ऐसे भंवर में फंस जाते हैं तो आप हाथ पैर मारते हैं, और हाथ पैर मारने में कई बार आप डूब जाते हैं, कई बार आप किनारे भी लग जाते हैं। तो पाकिस्तान की सिचुएशन वही है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि राइट वे कौन सा है, सही रास्ता कौन सा है। और अपने लिए इतनी दुश्वारियां, इतनी मुश्किलें उसने खुद खड़ी की हैं, क्योंकि वहां पर चुनी हुई सरकार जो है वो एक कठपुतली की तरह काम करती है, पॉपेट की तरह काम करती है। वहां मिलिट्री के, आर्मी के अपने हित रहे हैं, और वो लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को पनपने ही नहीं देती है। तो जब तक वहां पर, और मुझे लगता नहीं कि कभी पाकिस्तान में वास्तविक लोकतंत्र जो है वो पनपेगा। शायद कोई लीडर ऐसा पैदा हो जो, और एक पैदा हुआ था तो उसकी अपनी परेशानियां थी, इमरान खान, उसको उठा करके इन्होंने काल पोल्ट्री में डाल दिया, अंदर ठूंस दिया। जी जनरल साहब, आप बीच में थोड़ी से चले गए थे, वो मसला हो गया था, कॉल आ गई थी आपकी, तो आप बस फाइनल कमेंट्स अपने दे दें। मैंने वो गलती से बात, मैं ये कह रहा था कि मिर्जा साहब जो जम्मू एंड कश्मीर का है, देखो बेसिकली 26 अक्टूबर 1947 को
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन किया था महाराजा हरि सिंह ने अनकंडीशनल भारत के साथ मिलने का। और ये एक ही स्टेट नहीं है, ये जो कम से कम और 200 के करीब जो स्टेट्स थी वो भारत में ऐसे ही मिली थी। और ये सच्चाई जो हमने लास्ट 77 साल में जम्मू एंड कश्मीर जो भारत का अभी हिस्सा है उसको अपने साथ बड़े आराम से मिला लिया है। और आज वो इसी तरीके से जैसे केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, ऐसा है। उसके बच्चे हर स्टेट में पढ़ते हैं, वहां पर बाकी स्टेट के पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा है वहां पर हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है। जो कनेक्टिविटी है भारत की, स्पेशली जम्मू से श्रीनगर और फिर उसके बाद आप चले जाओ बारामूला, कुपवाड़ा तक, वो बहुत काबिले तारीफ है। अब ये भारत का बिल्कुल जुड़ा हुआ हिस्सा बन गया है और जिस प्रकार से वहां डेवलपमेंट हुई है काबिले तारीफ है। अब पॉइंट आता है कि जो पीओजे के है वो क्या ऐसा हो पाएगा? वो बिल्कुल हो पाएगा, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो 1/3 या 2/3 तो ये है। भारत की इतनी काबिलियत क्षमता है, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, झांगड़, कोटली, ददनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पुंछ, वहां सड़कें जाएंगी। मुझे मालूम है वहां सड़कें नहीं है, मगर यहां से हमारी सड़कें जाएंगी और हम उस इलाके में जाएंगे। हम जम्मू एंड कश्मीर और जो गिलगित पाकिस्तान है वो हमारे कारगिल और बटालिक जैसा है, शिया पॉपुलेशन है। यहाँ भी बहुत डेवलपमेंट हुई है, लद्दाख के इलाके वो वहां मिल जाएगा। आप देखेंगे जब ये पूरा इलाका इकट्ठा मिलके ये भारत का हिस्सा बनेगा, यहाँ पर डेवलपमेंट का और दौर होगा। ये टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। उसके बाद वहां पर जो सड़कें यहाँ बनी है वहां भी लगाएंगे। जबकि अगर कोई कहे कि ये इंडिपेंडेंट रह सकता है, देखो इसकी 4-5 हैं जो वीकनेस। एक स्टेट जो कि छोटा स्टेट है जहां पर पाकिस्तान जैसा देश जो कभी भी हमला दोबारा कर देगा। दूसरी बात यह है कि एक लैंडलॉक कंट्री है, उसके पास हर चीज तो है नहीं, एग्रेरियन स्टेट तो है ही नहीं, पहाड़ है, जंगल है, टूरिज्म है, तो सरवाइव करना मुश्किल है। जबकि भारत के साथ है जैसे वो भारत का ताज है और भारत के साथ मिलेगा। भारत ने 77 साल में बड़े आराम से ऐसे ढंग से इसको अपने साथ रखा है कि आज ये एक प्रकार से भारत का अटूट अंग है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो पीओजे के गिलगित पाकिस्तान आएगा वो भी ऐसा ही हो जाएगा जैसा भारत का जम्मू कश्मीर है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि जितना जल्दी वो आए भारत में उतना उनके लिए भी फायदा है और भारत के लिए भी फायदा है। मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने का, थैंक यू वेरी मच। और बाकी जो हमें देख रहे हैं इस वक्त तकरीबन 150 के करीब लोग, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने समय निकाला। बहुत शुक्रिया। मिलेंगे एक नए लाइव के साथ, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जय हिंद।